हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन सर्किल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन को शुरू कर रहे हैं। इसको हम हिंदी में समझेंगे, पढ़ेंगे और हिंदी में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे। अल्फांसो डॉडेट 1840 से 1897 वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-पर्शियन वार 1870 से 1871 in which France was defeated by Persia led by Bismarck. Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. अल्फांसो डॉडेट जो हैं 1840 से 1897 तक एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे फ्रांस के, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे वो। द लास्ट लेसन जो है ये फ्रांस ऑफ पर्शियन वार के समय लिखा गया है 1870 से 1871 तक। उस समय जो फ्रांस था उसको पर्शिया के द्वारा हरा दिया गया था और पर्शिया को बिस्मार्क लीड कर रहे थे। उस समय पर्शिया में जो आज की नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के भी शामिल थे। तो इस स्टोरी में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सैस एंड लॉरेन उस समय पर्शिया के हैंड में चली गई थी। तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि उस समय स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ा जब वो पर्शिया के हाथ में चले गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles. उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमल कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, तथा मुझे इनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling. दिन बहुत गर्म एवं चमकीला था। जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में पर्शिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ये सब पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज़्यादा मनमोहक था, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the drafts, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? पिछले 2 सालों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार, और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन में सोचा, अब क्या बात हो सकती है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub, you will get to your school in plenty of time." फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, वॉक्टर नामक लोहार जो वहां अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था ने पीछे से आवाज़ देकर मुझसे कहा, इतना जल्दी मत कर लड़के,
स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. मुझे लगा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं बुरी तरह हाँफता हुआ एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, अफरा तफरी या शोरगुल होता था जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर समवेश स्वर में पाठों का जोर जोर से दोहराना और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. परंतु अब सब कुछ इतना शांत था, मुझे भरोसा था कि हो हल्ला के बीच मैं बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. परंतु उस दिन हर चीज को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था। Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। वे पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और एम हैमल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर से उधर घूम रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुतापूर्वक कहा, "नन्हे फ्रेंड्स, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे।" आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तब तक मैंने यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी जिस पर कशीदाकारी की गई थी और जिन्हें वे निरीक्षण तथा पुरस्कार बांटने के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser, with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. किंतु जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया वह यही थी कि सदा खाली रहने वाले पीछे की बेंचों पर गांव के लोग हमारी तरह ही चुपचाप बैठे थे। अपना तिकोना टोप पहने बूढ़ा, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अलावा कई अन्य। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at
the edges and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the page. सभी दुखी दिखाई दे रहे थे और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी लाया था जिसके किनारे अंगूठों से पेज पलटने के कारण गंदे हो रहे थे और उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जबकि मैं इन सब के बारे में विचार कर ही रहा था, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था बोले, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. नए अध्यापक कल आ जाएंगे. यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है. मैं चाहता हूं आप बहुत एकाग्र रहें. What a thunderclap these words were to me. ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. हाय अभागे लोग, सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books, that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now. Then I couldn't give up. फ्रेंच भाषा का मेरा अंतिम पाठ. अरे मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था. अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा. वही और उसी समय मुझे रुक जाना होगा. हाय मैं अपने पाठ याद न करके पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था. मुझे पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और बड़ी समस्या लग रही थी, मेरी व्याकरण और संतों का इतिहास सब पुराने मित्र जैसी लग रही थी जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था. And M. Hamel too, the idea that he was going away and I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. एम हेमल के बारे में भी इस विचार ने कि वे जा रहे थे कि मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा, मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया था. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of village were sitting there in the back of the room. बेचारा आदमी, यहाँ बेचारे गुरुजी. इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवारीय सुंदर कपड़े पहने थे और अब मैं समझ गया गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे थे. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. इसलिए कि उन्हें भी दुख था कि वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने और जो देश अब उनका नहीं था उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना.
इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब बोलने की मेरी बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। बट आई गॉट मिक्सड up on the first words and stood there holding on to my desk and my heart beating and not daring to look up। अर्थात मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी गलती के पढ़ने को बहुत इच्छुक था, किंतु मैं पहले शब्दों पर ही उलझ गया और मेज पकड़कर खड़ा रह गया। मेरा दिल धड़क रहा था और मुझ में ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। I heard M. Hamel say to me, I wouldn't scold you, little friends, you must feel bad enough। मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंच, तुम्हें अवश्य काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। See how it is, every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time। देखो ऐसा है, प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा, अरे मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ गए हैं। Bah, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, and now you see where we have come out। अरे मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा, और अब तुम देख रहे हो हम कहाँ आ गए हैं। And now you see where we have come out। Ah, that's the great trouble with Alsace, she puts off learning till tomorrow। हाय, अल्सास के साथ यही बड़ी परेशानी है, वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little friends, we have all a great deal to reproach ourselves with। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा, ऐसा कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा लिख सकते हो ना ही बोल सकते हो। लेकिन नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, हम सबके पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money। वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि थोड़ा सा अधिक धन मिल सके। And I have been to blame also। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons। मैं भी दोषी हूँ, क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday। और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे।
ये कहते हुए कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्कसंगत, और यह कि इसे हमें अपने बीच सुरक्षित रखना है और उसे कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, तो ये ऐसा ही है मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमारा पाठ हमें पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। मैं ये देखकर चकित था कि मुझे ये कितनी अच्छी तरह समझ आ रहा था। All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. मैं ये देखकर चकित था कि मुझे ये कितनी अच्छी तरह समझ आ रहा था। उन्होंने जो कुछ कहा वह बहुत बहुत सरल लगा। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था, और उन्होंने हर चीज़ को धैर्यपूर्वक कभी इतना अधिक स्पष्ट नहीं किया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह जो कुछ जानता था उस सबको हमें दे देना चाहता था, और इस सारी जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, रिटन इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस। उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थे, जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था, फ्रांस अल्सास। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom hung from the road at the top of our desks. वे ऐसी लग रही थीं जैसे कि विद्यालय के उस कमरे में सब ओर छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, जो हमारे मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए हों। You ought to have seen how every one set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. काश आप सभी देखते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए और सब कुछ कितना शांत था। केवल आवाज कागज पर पेनों की रगड़ की आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. एक बार भवरा उड़कर अंदर आ गए कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, परंतु किसी ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। ऑन द रूफ द पिजन्स cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे, और मैंने मन में सोचा, क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, कबूतरों को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, तो मैंने एम हैमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। वे कभी किसी चीज़ को तो कभी किसी और दूसरी चीज़ को घूर रहे थे, वानो वे अपने दिमाग में उस छोटे स्कूल कमरे की प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी तरह अंकित कर लेना चाहते थे जैसा कि वे दिख रही थीं। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his
garden outside the window and his class in the front of him, just like that. 40 साल से वे इसी स्थान पर थे। उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था और उनकी क्लास उनके सामने बिल्कुल ऐसे ही। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hop-vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थीं। बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे तथा वह होप वाइन, एक प्रकार की बेल जिसे उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. इन सबको छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को अपने संदूकों में पैकिंग करते हुए अपनी बहन के चलने की आवाज़ सुनकर इस बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा होगा, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़कर जाना था। But he had courage to hear every lesson to the very last. किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bi, bi, bo, boo. हमारा इतिहास का पाठ हुआ। लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से अपने बा, बे, बी, बो, बू बोले। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर वह उनके साथ बा, बे, बी आदि बोल रहा था। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry, "Ah, how well I remember it, that lost lesson." आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। भावुकतावश उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसे सुनना इतना हास्यास्पद था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ओह, ये अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Persians returning from drill sounded under our windows. अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंजेलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए पर्शिया के सैनिकों की त्योरियां हमारी खिड़कियों के नीचे बजती सुनाई दी। M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. M. Hamel अपनी कुर्सी से खड़े हुए बहुत पीले पड़े हुए थे। मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। My friend, said he, I, but something choked him. He couldn't go on. मित्रों, उन्होंने कहा, मैं, किसी बात ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। वे अपनी बात जारी न रख सके। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." मित्रों, उन्होंने कहा, मैं, किसी बात ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। वे अपनी बात जारी न रख सके। फिर वे ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े, चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में वे लिख सकते थे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया, स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर ये फर्स्ट चैप्टर जो है द लास्ट लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब आगे इसके जो अन्य चैप्टर्स हैं वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे।